बेहद खास मेहमान वीएलए अम्बाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। विली जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। नमस्कार नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच जी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट जो है मार्केट पर ही लेना चाहूंगा कि मार्केट में जो गिरावट है उसका आप बड़ी वजह क्या मान रही है, कब तक ये गिरावट चलती रहेगी? मैं एक मार्केट की सबसे बड़ी गिरावट देखिए, एक स्टेटमेंट में हम इसको नहीं बोलेंगे, 5-6 रीजंस है और मैं बस पॉइंट्स में ही उनको बताऊंगी। सबसे पहला तो जी। जो डेप्रिशिएटिंग आईएनआर है, रुपी है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, वो सबसे बड़ा पेन है और ये इम्प्रूव नहीं होगा। अभी 91 के पार ही गए हैं। मेरा मानना ये है कि दिसंबर क्लोज होते होते 92 के पार निकल जाएंगे, यानी उतना डेप्रिसिएशन हमारी करेंसी में दिख रहा है। नंबर 2, इसका रीजन है कि आज भी इतना कुछ होने के बाद भी हमारी जो ट्रेड डेफिशिएट है वो इंक्रीज हो रही है। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत वाइड होता जा रहा है नरेंद्र जी। और तीसरा चीज, जी। हमारा फिजिकल डेफिशिएट भी इंक्रीज है नाउ। एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट इसके सामने मुझे इसको जोड़ना चाहिए और सभी को लग रहा है वो, और यही यही रीजन भी है कि एफआईआई जो हमारी मार्केट से लगातार पलायन कर रहे हैं, निकल रहे हैं, उसका एक मेन कारण ये भी है कि वो रुकेंगे नहीं। अभी पहले भी, अभी भी यही स्टेटमेंट है कि अभी भी उनका आउटफ्लो रुकेगा नहीं, क्योंकि ना तो करेंसी संभल रही है और ना ही कुछ ऐसे मौके भी लग रहे हैं जिसमें कि ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि या तो इंडियन मार्केट सस्ती हो जाए, वैसा भी नहीं है, या फिर हमारी इस एक्सपेंसिवनेस को जस्टिफाई करने के लिए हमारे साथ में अच्छी ट्रेड डील्स हो जाए, वैसा भी नहीं दिख रहा है। जिसकी वजह से एक ओवरऑल अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए भी मार्केट में, लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में, सभी को ये लग रहा है कि जो आने वाले क्वार्टर्स भी होंगे वो भी वीक रहने वाले हैं। सो देयरफॉर जो प्रेशर है मार्केट में, ये कुछ मेजर कारण है जिसकी वजह से आगे भी बना रहेगा। सो आउटलुक अबाउट निफ्टी इज सेल ऑन राइज। ट्रेंड की बात करें तो जहां पर भी राइज मिले, सेल ऑन राइज की कोशिश करिए, बिकॉज तब आप एक लो रिस्क पर एक अच्छा मूवमेंट को पकड़ सकते हैं जी। जी। तो मैम, यूएस के साथ भारत की ट्रेड डील नहीं हुई, लेकिन बाकी देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत की ट्रेड डील पर लगातार बातचीत चल रही है और वहां से पॉजिटिव रिस्पांस मिल भी रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जब तक यूएस से जो ट्रेड डील नहीं होती, तब तक बाजार में ये मंदी का जो साया है ये बरकरार रहेगा, ये बादल मंदी के बाजार पर रहेंगे? यस, और इसका कारण ये है कि हर कोई ये चाहता है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ इंडिया की और यूएस की ट्रेड डील हो जाए, इंडो यूएस की बात नहीं है। ऐसी कंट्रीज के साथ में, चाहे वो मैक्सिको हो या फिर कनाडा हो या फिर दूसरे यूके हो या फिर रशिया, इन सब कंट्रीज के साथ भी जो हम ट्रेड पैक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी कोई भी ऐसी ट्रेड डील, उन कंट्रीज को भी अपना खुद का डर है। सो ऐसी कोई भी ट्रेड डील जहां पर जिस कंट्री के साथ में हम डीटीए या थर्ड पार्टी जो हमारी जो पैक्ट्स हो रहे हैं, अगर हम उनको करते हैं तो उनके इंटरेस्ट कहीं यूएस के साथ में खतरे में ना पड़ जाए, वो डर उसका मार्केट में है। यानी इट्स नॉट लाइक दिस कि हमारी, चलो यूके के साथ में हमारा ट्रेड पैक्ट हो जाएगा, मैक्सिको के साथ हमारा ट्रेड पैक्ट हो जाएगा, इज इट इनफ? नो। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो कंट्रीज हमारे साथ में इस तरह के ट्रेड पैक्ट्स को कंटिन्यू करती हैं, तो उनके खुद के रिस्क है। तो अल्टीमेटली वो जो रिस्क है, जो ट्रेड टैरिफ का रिस्क है, कि अगर हम किसी को दोस्त बना के कोशिश भी करें, यूएस को साइड कर भी दे, तो फिर वहां से हाथ पीछे छूटने की अभी भी गुंजाइश है। यही रीजन है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता जी। सभी के लिए, तब तक वो कंडीशन मार्केट में दिखती रहेगी। तो ये ट्रेड पैक्ट सभी दिशाओं से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस के साथ ना हो और बाकियों के साथ हो जाए तो यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट को जो डोमिनेट कर रहा है आज भी, वो यूएस से ही है। जी। मैम, आज के बाजार की बात करते हैं। आज जो है रुपया जो है लोएस्ट लेवल पर अपने पहुंच गया, 91 का लेवल रुपये ने पार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आईटी सेक्टर में आज प्रेशर देखने को मिला। इसका कारण आप क्या मान रही हैं? इसका कारण देखिए, जो दूसरे यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा है, बस वही एक कारण है। दूसरा चीज, आईटी सेक्टर में अगर हम पिछले अभी कुछ दिनों में देखें तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट था, जो कि अदर सेक्टर से कंपैरेटिवली बेटर रहा है। अब इसका जो मेन रीजन है मेरी नजर में नरेंद्र जी, वो ये है कि नए बिजनेसेस के लिए स्कोप नहीं दिख रहा है। जो वीजा को लेकर के जो बातचीत हुई है, जो नए एंट्रेंट्स को लेकर के कि आपको हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंपनीज को वहां पर सेटअप करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जो जो ऑलरेडी वहां पर स्टेब्लिश कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है, नाम नहीं ले रही मैं अभी, तो उनके ऊपर एक प्रेशर है जो कि उनकी
स्टेबिलिटी को लेकर के, साथ में एक्सपेंशन को लेकर के एक बड़ा सवाल वहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो वो चीज़ मार्केट आईटी सेक्टर में भी एक्सपीरियंस कर रही है, बट स्टिल यहाँ पर इसका एडवांटेज तो आपको मिल जाएगा कि जो रुपी है, जिसका डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो उसमें आईटी को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि बिजनेस को लेकर के क्या, नए बिजनेसेस को लेकर के क्या, जो पुराने बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको लेकर के क्या, जो ऑलरेडी वहां पर एम्प्लॉयमेंट चल रहे हैं, जो कि वीजा को लेकर के जो एम्प्लॉयमेंट के जो चर्चे चल रहे हैं उनको लेकर के क्या, ये अनसर्टिनिटी आईटी सेक्टर को भी थोड़ा सा परेशान कर रही है, इनफैक्ट ज्यादा परेशान कर रही है। जी, तो मैम आईटी सेक्टर में जिस तरह की गिरावट है, क्या आपकी कुछ कोई पिक्स हैं आईटी सेक्टर में? आईटी में देखिए, मैं अभी भी टीसीएस को लेकर के मुझे लगता है कि टीसीएस में डिप आएगा तो उसको फिर से खरीद लेना चाहिए 3100 के आसपास तक, या फिर हैप्पीएस्ट माइंड अगर आपको 3100 के आसपास, हैप्पीएस्ट माइंड अगर आपको 490 500 के रेंज में मिल रहा है तो खरीद लेने की कोशिश करनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपको परसिस्टेंट आज मुझे एक बार देख लेने दीजिए कि अभी कितने पर है, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, क्योंकि परसिस्टेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 6000 के ऊपर गया था वो। यस, तो परसिस्टेंट पे देखिए अगर आपको वापस से 6000 या 5700 की इस रेंज में मिले, दिस इज 300 पॉइंट्स रेंज, अगर ये उस रेंज में मिलता है तो ये 3 स्टॉक्स पर ध्यान अब भी रखा जा सकता है एक वैल्यू बाइंग के लिए। जी, ठीक है मैम। पर्सिस्टेंट सिस्टम, टीसीएस, ये आपकी टॉपिक्स हैं आईटी सेक्टर में। इसके अलावा दर्शकों के सवाल हमारे पास बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम टॉप मूवर्स पर भी बात कर लेते हैं और साथ ही साथ दर्शकों के सवाल भी लेते चलेंगे। पहला टॉप मूवर जो है वो शक्ति पंप से पिछले 4 सेशन में स्टॉक में 45% की तेजी देखने को मिली है। इसका कारण है कि कंपनी को पिछले दिनों कई ऑर्डर मिले हैं। 11 दिसंबर को कंपनी को 444 करोड़ का ऑर्डर मिला था, 12 दिसंबर को 24 और 71 करोड़ 2 ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। लेकिन लगातार 8 सेशन में गिरने के बाद स्टॉक में अब जो है रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी जो स्टॉक है वो 52 हफ्ते की ऊंचाई से 43% नीचे है। तो मैम आप क्या मान रही है, क्या स्टॉक में अभी खरीदारी के मौके हैं? मैं पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ, इनफैक्ट मुझे जहां तक याद आ रहा है संदीप जी के साथ भी शक्ति ट्रेडिंग का डिस्कशन हुआ, उतना तो पक्का याद नहीं आ रहा, लेकिन 10 तारीख को कहीं ना कहीं इसके बारे में खैर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट कमिंग टू द पॉइंट, शक्ति ट्रेडिंग हमने अपने मेंबर्स को अभी रिसेंटली 640-50 के आसपास रिकमेंड किया है एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से। तो हमारे लिए 800 रुपए से लेकर के 1000 तक के मैं टारगेट्स यहाँ पर देख रही हूँ। इट्स अ मिड टर्म बेट और इसमें मोमेंटम अभी भी जारी रह सकता है। तो मेरी नजर से अगर आप इसको देखेंगे मेरे लेंस से तो इसमें एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट जस्ट कीप इन माइंड कि जो लोगों ने 600 और 650 पर खरीदा है वो लोग ऑलरेडी लगभग 25 से 30% के गेन पर बैठे हुए हैं। सो नाउ यू गॉट टू लिमिट योर एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ से भी और अभी ये चल रहा है 780 के आसपास, ऑलमोस्ट 796 का इसने आज का हाई बनाया है। मेरा पहला टारगेट यहाँ पर 800 का था। वेल इट इज येट टू हिट, तो इट्स अ डिस्क्लोजर, लेकिन 800 से लेकर के यहाँ पर 1000 तक की रेंज लगभग 3-4 महीने में शक्ति पंप कर सकता है। तो अगर किसी को इसको भुनाना है इस मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज को, दे कैन ट्राई टू कंसीडर इट। स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिएगा जो अब आ रहे हैं लगभग 600 पर, और अगर बाय चांस आपको ये 600 और अगर बाय चांस आपको ये 700 पर वापस मिले, 700 पर 710 पर, तो फिर से थोड़ा बहुत एवरेजिंग जरूर कर लीजिए ताकि आपका एवरेज प्राइस बढ़िया बन जाए। जी 700 के आसपास से फिर से एवरेज कर सकते हैं। ठीक है मैम, अगला जो टॉप मूवर है वो ये फर्टिलाइजर शेयर्स हैं। फर्टिलाइजर शेयर्सों में 7% का उछाल देखने को मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद इसमें तेजी आई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रबी सीजन में यूरिया की उपलब्धता की कमी नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने जो है इंपोर्ट और सब्सिडी को भी बढ़ा दिया है, तो ये पॉजिटिव खबर है फर्टिलाइजर शेयर्स के लिए। तो सर मैम आप कितना मान रही है इनमें से, आप अगर टॉप पिक अगर आपकी हो तो कोई तो बताइए। हाँ देखिए, मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो शक्ति पंप मेरे रडार पर बहुत समय से था, इसीलिए जैसे ही यहाँ पर 600 650 का भाव आया तो मेरे अभी भी ये टॉप रडार में से एक स्टॉक है। तो अगर किसी फर्टिलाइजर शेयर्स के को बारे में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, फर्टिलाइजर शेयर्स, फैक्ट आरसीएफ, ओके, पारादीप, चंबल फर्टिलाइजर। पारादीप का नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि पारादीप आज हमने इंट्राडे में एक कॉल ट्रेड दिया है अपने मेंबर्स को पारादीप का। लेकिन अगर मैं एक वैल्यू बाइंग की बात करूँ तो आपको एनएचएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को आप देखिए, अच्छी वैल्यूएशन पर है। पारादीप आज इंट्राडे में लगभग 7% अप गया था, लेकिन अभी भी अगर मैं इसको वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो आप ये मान के चले कि आप अगर आप इसको अब करंटली ये ट्रेड कर रहे हैं लगभग 160 रुपए के आसपास में, बट
एक रेंज है नरेंद्र जी जो 150 रुपए से लेकर के 160, इस रेंज में धीरे धीरे खरीदना चाहिए, ना कि फुल एक्सपोजर एट 160, क्योंकि इसका जी, सपोर्ट जो है बहुत ही नजदीक सपोर्ट है जो कि टूट सकता है। तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में पारादीप में एक बार वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग 175 से लेकर के लगभग 190 के टारगेट के लिए। एज अ डिस्क्लोजर अगेन, आज ही हमने इंट्राडे में अपने मेंबर्स को एक कॉल ट्रेड दिया है जिसमें कि टारगेट हमारा इंट्राडे हो चुका है। अभी जी, अगर स्टॉक पिक की बात करूं कि कहां पर ज्यादा फोकस हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग एक बार नेशनल फर्टिलाइजर को जरूर देख सकते हैं जो कि आज की डेट में 87 के आसपास है। तो इन्वेस्टर्स के लिए इट कैन जनरेट सम अपॉर्चुनिटी। आप इसको मान के चले कि लगभग ये जो रेंज है 84 से लेकर के 87 की ये जो रेंज है, इट इज एन एक्यूमुलेशन जोन फॉर इन्वेस्टर्स। एंड यहाँ जी। से जो टारगेट बनते हैं बाय द बजट, मैंने बाय द बजट बोला है, 100 से लेकर के 120 तक के टारगेट्स हमको अप्रोक्सीमेट में मिल सकते हैं। तो इस पर नजर बना के रखी जा सकती है विद स्टॉप लॉस एट 76। जी। हम कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं, काफ़ी देर से दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी। ये हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि मिड टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, अंबुजा सीमेंट और अर्टेमिस मेडिकल सर्विसेज़। एक एक करके हम लोग देखेंगे। जी, सुप्रीम, थोड़ा इंटरनेट सुप्रीम भी, हाँ। इंडस्ट्रीज़। हाँ, थोड़ा इंटरनेट स्लो हो गया है विपुल जी, सुदीप जी, एक मिनट नरेंद्र जी। मिड से लॉन्ग टर्म व्यू ये जानना चाह रहे हैं इन पर। हाँ, 3 देखिए स्टॉक्स हैं सुप्रीम इनके। इंडस्ट्रीज वेरी गुड प्राइस टू बाय नाउ। यस, सुप्रीम इंडस्ट्री अभी 3,400 पर है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसमें एक बाइंग का व्यू बिल्कुल रखना चाहिए। मिड टर्म व्यू में मैं कम से कम 6 महीने की बात कर रही हूँ, तो ये आप मान के चले कि 4,200 और अभी ये 3,400 पर है। अच्छे खासे अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पर हमको 6 महीने के अंदर में है। अगर आपको जल्दी भी इसके टारगेट मिल जाए तब भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इन माय ओपिनियन 4,200 से लेकर के आराम से ये लगभग आपको 5,000 का प्राइस दिखा सकता है। और जब मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ, तो आप लगभग लगभग हम यहाँ पर 40% अपसाइड की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर 2920 का रख करके चलेंगे। दूसरा स्टॉक क्या बताया इन्होंने नरेंद्र जी? अंबुजा सीमेंट और आर्टेमिस मेडिकेयर, आर्टेमिस मेडिकेयर अंबुजा सीमेंट, सर्विसेज। जी, अंबुजा सीमेंट एंड आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज के नाम से शेयर है ये, ARTE। ARTE। मिल गया, मिल गया। थोड़ा सा वॉइस रुक के आ रही है बस। जी, जी। ऑलराइट, तो अंबुजा सीमेंट के ऊपर पहले हम एक बार बात करते हैं। 548 के आसपास है अभी बाय द टाइम प्राइस क्लोज, और यहाँ से बहुत छोटे रिस्क पर एक अपसाइड की मूवमेंट को चेज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ से 570 से लेकर के लगभग 600, 570 से लेकर के लगभग 595 का टारगेट हम लोग देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले लगभग 520 का। सो इन अ शॉर्ट टर्म इट्स अ कॉल, इट्स अ बेट, लेकिन आप मिड टर्म का व्यू लेकर के फिलहाल इसमें बाय ना करें, क्योंकि मिड टर्म के लिए जो बेटर प्राइस है वो मेरी नजर में 470 से लेकर के 480 का है। सो एज ऑफ नाउ यू कैन प्ले अ स्विंग ट्रेडिंग दिस। दूसरा स्टॉक इन्होंने दिया है अर्टिमिस मेड, जी, जो कि अभी 283 के पास में है। मेरी सजेशन में मैं एक ही बात यहाँ पर बोल सकती हूँ कि अगर आप आज खरीद रहे हैं, देन प्लीज हैव अ क्लैरिटी दैट यू गोट टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर अनदर कम से कम 3 क्वार्टर्स के लिए। देन इफ यू हैव दिस क्लैरिटी, अगर आप इसको इतना होल्ड कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर आराम से 310 से लेकर के 310 रुपए से लेकर के 345 रुपए के टारगेट हमको इसमें दिख सकते हैं, और वो मुश्किल नहीं है, आसान टारगेट्स हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ पर 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चले। करंट की प्राइस जो है 283 पर क्लोज हुआ है। जी जी। नलिन जी। ठीक है, अगला जो सवाल है वो सिद्धार्थ नाथ जी का, ये पूछ रहे हैं कि चेन्नई पेट्रो 1014 और MRPL 1085 के भाव पर है, मिड टर्म टारगेट और व्यू इस पर जानना चाह रहे हैं। चेन्नई पेट्रो आपने बड़े महंगे में खरीद लिया, मैंने 820 के आसपास चेन्नई पेट्रो सजेस्ट किया था। खैर, देखिए एक साथ
स्टॉक डिस्कस करते-करते एक चीज़ और भी बोलना चाहती हूँ कि महँगे सौदे ना करें। जब आपको लग रहा है कि कोई कोई स्टॉक अच्छी रैली में है, तो और बहुत रन कर चुका है कम समय में, तो ऐसे में कम से कम उसके थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट करिए। अगर स्टॉक में दम होगा, तो वापस से अपने अच्छे लेवल्स पर आकर के वापस उठेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको पेशेंस लगते हैं और मैं चाहती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक्चुअली कि जितने भी लोग पैसा लगा रहे हैं, आप लोग महँगी चीज़ें मत खरीदिए, क्योंकि जब आप महँगा खरीदते हैं, तो आपके प्रॉफिटेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो वहीं रिड्यूस हो जाती है। सो प्लीज़ ट्राई टू बाय अ वैल्यू, ट्राई टू बाय अ डिस्काउंटेड थिंग जब भी आप खरीदें। नाउ चेन्नई पेट्रो आप 1000 के ऊपर की बाइंग है आपकी, बट आई हैव टू से दिस कि स्टॉक 830 850 के बीच में आएगा और अभी ये चल रहा है 915। सो वेट फॉर सम टाइम। अगर आपको एवरेज भी करना है, तो एवरेज करने के लिए भी 820 850 का आपको वेट करना चाहिए। और एल्स रही बात स्टॉक क्वालिटी की है कि नहीं, यस, चेन्नई पेट्रो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटेटिव स्टॉक है, बट अभी महंगा है। तो आप 820 850 का वेट कर लो थोड़ा एवरेज ऑन करने के लिए। इन बोथ द केसेस, चाहे आप पुराने इस भाव पर खरीद करके रखना चाहते हो या फिर 820 850 पर एवरेजिंग करना चाहते हो, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए 760 का। एंड वेल, अगर हम आज से इसको अनदर 6 मंथ होल्ड कर लेते हैं, तो वापस से आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलने के प्रोबेबिलिटी चांसेस है। जी, इसके अलावा एमआरपीएल भी है इनके पास 185 के भाव पर। जहां तक मुझे याद आ रहा, एमआरपीएल जी, आप ही के शोज में आई मीन ये डिस्कस हुए थे, ये दोनों ही स्टॉक और एक ही टाइम पर हुए थे, कई बार हुए एक्चुअली, लेकिन लोगों ने जी, भागते हुए स्टॉक्स खरीदे हैं। ऐसा ना करें प्लीज। वेल, अभी एमआरपीएल देखिए लगभग 148 के आसपास में है। लेट इट जस्ट, और ये और गिर सकता है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं यही बोलूंगी कि जो पहले से हैं और आपको अगर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा, मैं एक भाव बता देती हूँ कि कहाँ तक ये आ सकता है। तो मेरी नजर में तो ये बहुत आसानी से 135 140 तक आएगा और अभी 148 पर है। सो प्लीज मेक अ डिसीजन कि आप एवरेज कर सकते हैं या नहीं, अगर आपके फंड्स अलाउ करें। लेकिन अगर जो भी लोग इस शो के दौरान में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अबाउट एमआरपीएल, तो 135 का 140 का वेट करिए, ये भाव भी इसमें आसानी से आ सकता है। उसके बाद ही कोई फ्रेश बैंक के बारे में सोचे। जी। जो अगला सवाल है वो आशु जी का सवाल है। आशु हम्म। कुमार के नाम से इनकी आईडी है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास इमामी है 542 के भाव पर, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 250 के भाव पर और बैंक भी 600 रुपए के भाव पर। 1 से 2 महीने का ये इसमें टारगेट जानना चाह रहे हैं। शेयर इंडिया, ओके, एंड जी, इमामी लिमिटेड, इमामी, शेयर शेयर इंडिया इंडिया, एंड बैंक बीज। बैंक बीज। बैंक जी, बीज के लिए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो एक ईटीएफ जैसा है, तो आप उसको रख सकते हैं। खैर, लेट्स जी, स्टार्ट विद निप्पॉन इंडिया ETF। इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड, हाँ जी, हाँ जी। तो इमामी लिमिटेड अभी 542 के जी, पास में है नरेंद्र जी, और अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि कहाँ से इसमें एक अच्छी बाइंग वापस बन सकती है, तो आप थोड़ा अगर वेट कर सके, या फिर आप ऐसे समझे इसको कि अगर आप एक इसमें अगर पैसा लगाना चाह रहे हो इमामी लिमिटेड में, तो कल जिस भी प्राइस पर खुले, फॉर एग्जांपल 530 से 540 के रेंज में अगर ये कल आपको ओपनिंग दे रहा है, तो इसमें एक बाइंग का व्यू बनता है। रही बात हम स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चले, विल मेंटेन अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस इन दिस विच इज 515 515 का, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम वेरी मिनिमम टारगेट इन दिस, जो कि 570 से लेकर के कम से कम 600 तक, तो ये एक स्ट्रेच आपको बिल्कुल आराम से दे सकता है। तो अगर आप इसमें आने का प्लान कर रहे हो, खरीदारी कर सकते हैं, और पहले से हैं तो बने रहिए, स्टॉप लॉस भी छोटा है। ये शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर बात हम इन्वेस्टिंग की करें कि एक साल के भाव कहाँ तक जाएंगे, तो एक साल का भाव इसमें 670 75 तक भी जा सकता है। नाउ शेयर इंडिया, देखिए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज आपने बहुत महंगी बाई ले रखी है, बट स्टिल अगर मैं आज के एक व्यू की बात करूं, तो आप इसमें थोड़ा बहुत, अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर आपके हैं, नहीं भी हैं, तो और आपको फंड आप खुद मैनेज कर रहे हो, तो 180 के आसपास में है। मोस्ट लाइकली कल 170 75 पर भी मिल जाएगा, आई मीन नेक्स्ट सेशन में। तो वहां पर आप थोड़ा बहुत कर सके तो उसको खरीद लीजिए, ताकि एक अच्छा एवरेज प्राइस आपको बन जाए। एंड एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा प्लीज 145 का, एंड आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट 6 महीने के नजरिए से इसमें बन सकता है, अगर आप एवरेज कर पाए तो। और रही बात, मैं 6 महीने में इस स्टॉक को कौन कौन से टारगेट्स हिट होते हुए देख पाती हूँ, तो मेरी नजर से देखेंगे तो इसमें 215 से 250 तक के टारगेट आपको दिख जाएंगे 6 महीने के नजरिया लेके चले तो।
जी, और नरेंद्र जी इन्होंने तीसरा बैंक बोला बीस। है बैंक फीस। तो बैंक फीस तो देखिए 6 महीने, बैंक फीस इज समथिंग जो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बैंक फीस इज अ सिप काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो अभी 6 महीने के नजरिए में आप इतना मान लीजिए कि कहाँ तक आ सकता है। 6 महीने का नजरिया इसके लिए बड़ा हो गया एक्चुअली। आपको ये मान के चले कि अगर ये आपको 580 और 90 पे मिले तो इसमें एड ऑन करना चाहिए। ये एग्जिट करने वाली चीज नहीं होती इसमें। अगर आप 20 में आप पैसा लगा रहे हो तो आपने एक पूरा इंडस्ट्री के ट्रेडेबल इंडेक्स पे पैसा लगाया है। मैं सिंपल भाषा में अगर इसको और बोलना चाहूँ तो जैसे ये डिप में आए आप इसको 580 590 के पास खरीद सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। अगर 6 महीने का नजरिया रखें तो कहीं ना कहीं 6 महीने में भी ये आपको 600 के आसपास ही दिखेगा। आई मीन टू से कि बैंकिंग इंडेक्स में कुछ बड़ा बदलाव या कुछ बड़े टारगेट्स अगले 6 महीने में मुझे नहीं आते हुए दिखते हैं, और ना ही कोई बड़ी गिरावट, सस्टेनेबल गिरावट या फिर सस्टेनेबल अपसाइड की मूवमेंट मुझे दोनों ही बैंकिंग इंडेक्स में फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एवरेज प्राइस है आपको वो मेंटेन करना है बस, ताकि आप एक इन्वेस्टमेंट कर सके इसमें अच्छी। जी। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में हम उन सवालों को पहले वरीयता देते हैं जिन जो प्राइम मेंबर्स होते हैं। प्राइम मेंबर्स के सवालों को पहले पूछते हैं, तो इसलिए अगर आप भी हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ये 3 प्लान्स आपके सामने हैं। इन तीनों प्लान में से आप अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से अपने प्लान को चुन सकते हैं। इन प्लान के साथ में मिलने वाली सुविधाएँ इसके साथ में दी गई है। सबसे बड़ी फ़ायदा तो यही है कि जितने भी हमारे शोज़ होते हैं उनमें हम प्राइम मेंबर्स के जो सवाल है सबसे पहले लेते हैं। इसके अलावा स्पेशल शोज़ भी हम प्राइम मेंबर्स के लिए रखते हैं। जो स्टॉक से रिलेटेड शोज़ होते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड शोज़ होते हैं। कल दोपहर को 2 बजे भी स्टॉक से जुड़ा हुआ प्राइम मेंबर्स के लिए स्पेशल शो है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें केवल प्राइम मेंबर्स ही अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन करना बहुत आसान है। आप चैनल के किसी भी वीडियो या पेज पर जा सकते हैं, वहाँ आपको ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। अगर आप पहले से सदस्य है तो आपको रिज्यूम का विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। इसके बाद आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएंगे और हम आपके सवालों को भी वरीयता प्राथमिकता देंगे। तो ये सब प्राइम की खूबियां हैं जो जिन मेंबर्स के पास है वो से कई महीनों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर महीने इसको आप रिन्यू कराना ना भूलें, क्योंकि 1 महीने के लिए होता है और 1 महीने बाद इसको रिन्यू कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आगे सवालों के बाद कुछ टॉप मूवर्स की ओर भी बढ़ते हैं। एक टॉप मूवर टाटा टेली है। शेयर की 4 दिन की तेज़ी पर आज ब्रेक लग गया। 4 दिन की गिरावट से पहले 18% तक इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। 53.77 से 48.69 तक एक तरफ़ा इस शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। 8 दिसंबर को शेयर ने 44.52 का 52 वीक लो को छुआ था। तो मैम क्या मान रही है आप टाटा टेली में क्या अभी भी निवेश के मौके हैं? हाँ जी, टाटा टेली आज सुबह भी, आज दोपहर भी हमने कहीं और पर भी डिस्कस किया था, और मेरे हिसाब से 50-60 50-55 ये जो रेंज है ना, ये आपके लिए एक हाई बीटा स्टॉक में जो कि कम समय में अच्छा मूवमेंट कर सकता है। हाई बीटा स्टॉक जो कि अच्छा अल्फा भी जनरेट कर सकता है, वैसी ही कुछ इसमें पोटेंशियल है। तो 50 से 55 की रेंज में आप चाहें तो धीरे-धीरे ज़ोन पे आप एक्यूमुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो तो दोबारा जंप इन मत करें तुरंत। आप इसमें 44 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, एंड टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पर मिनिमम 59.50 59.50 से लेकर के आप आराम से हम यहाँ पर 65 एंड 70 को टारगेट कर सकते हैं। ये एक ना सिर्फ टेक्निकल बाय है, बल्कि अगर हम इस पे देखें तो ये थोड़ा-सा अगर हम इस पे देखें तो थोड़े फंडामेंटल सपोर्ट यहाँ पर हमको करते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी दिख जाएगी। तो इसको एनकैश किया जा सकता है, जहाँ पर एआई से लेकर के देखिए, टाटा टेली सर्विसेज कम्स फ्रॉम द टाटा ग्रुप इटसेल्फ, और एआई को आई मीन अगर हम थोड़ा-सा एडवांसमेंट की तरफ जाएँ तो यहाँ थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम थोड़े फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन नहीं करी मैं भी डिटेल में ज़्यादा, बट अगर हम उस एस्पेक्ट से भी इसको देखें तो इसको थोड़ा बॉटम बाइंग अपॉर्च्युनिटी को एनकैश करने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। जी। जी। मैम अगला जो सवाल है वो निशांत जी का ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक 1012 के प्राइस पर 885 शेयर है इनके पास में। क्या करना चाहिए? होल्ड या एग्जिट करना चाहिए? अगर होल्ड करें तो कहाँ तक होल्ड करें? और ये आपका स्प्लिट से पहले वाला है कि, क्योंकि अभी-अभी इसमें स्प्लिट भी हुए थे ना? हाँ जी, हाँ जी, इसकी जानकारी चलिए, इन्होंने नहीं दी है। हाँ, तो क्योंकि वो वाला भाव तभी का है। तो अगर आप इसको
देखिए, ये वाला प्राइस अभी आया नहीं है, तो ये बहुत क्लियर है कि आपके पास पुराना खरीदा हुआ रखा है, ठीक है? नाउ अगर आप इसको एक इन्वेस्टर की तरह देखते हैं, जो कि आपको एक ऐसा बैंकिंग स्टॉक चाहिए, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस नरेन जी थोड़ा-सा सो दैट जी, बाकी जी, लोगों की भी क्वेरी हो तो वो भी क्लियर हो जाए। देखिए, जब जी, आपको एक ऐसा स्टॉक खरीदना है जो इंडिया की बैंकिंग फाइनेंशियल बैंकिंग को उसी पेस पर चलता रहे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं मिलेंगे, इंडेक्स जैसी ही चाल होगी। अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं, तो ये देखिए मान के चलिए कि आज के करंट प्राइस के हिसाब से लगभग 970 पर, अब ये 994 पर है, 970 के आसपास आ जाएगा, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत एड ऑन कर लीजिए। फुल्ली एग्जिट करने की सलाह मैं नहीं देती, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टर को इसने लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनाया ही है। हालांकि अगर अब इसके पिछले कुछ सालों को रिटर्न देखें तो बहुत न्यूट्रल है, और इसीलिए मैंने बोला है कि इंडेक्स जैसे ही चलेगा। तो आप इसको गिरे हुए भाव पे खरीदिए, थोड़ा-थोड़ा खरीदिए, ताकि आपकी एवरेज प्राइस अच्छी हो और आप इंडेक्स को बीट कर सकें, दैट्स ऑल। और रही बात जी, ये इसको होल्ड करना चाहिए कि नहीं, वो आपके इन्वेस्टमेंट टाइप और आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते। जी। ठीक है मैम। अगला जो सवाल है वो जतिन दवे जी का है। ये कह रहे हैं कि इनके पास जीएमडीसी है 610 क्वांटिटी 150 के भाव पर। प्लीज सजेस्ट में एवरेज करें और स्टॉप लॉस और टारगेट ये 3 महीने के लिए जानना चाह रहे हैं। जीएमडीसी। मैं जीएमडीसी। जी। ओके। एक्सक्यूज मी। 610 की खरीद है बहुत इनकी और महँगे-महँगे 150 बाय शेयर पे इनके लोग पास। फँसे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत महँगे-महँगे स्टॉक्स पर लोग फँसे हुए हैं इन सब स्टॉक्स में। ऑलराइट। जी, वेल देखिए, जीएमडीसी जो अभी के समय पर 520 के पास में है, मेरी सलाह में अगर आप माने तो आप आज की डेट में इसमें थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। कल भी अगर ये आपको 500 के आसपास भी मिलता है, 515 भी मिलता है, इन 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 एनी केस कल या परसों इस पूरे दिसंबर मंथ में, तो आप 500 जी, तक भी इसमें थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। बिकॉज़ अगले 3-4 महीने ऐसे सेक्टर रहने वाले हैं जो सॉरी अगले 3-4 महीने ऐसे रहने वाले हैं कि जो कि न्यूज़ ड्रिवन होंगे। व्हेन आई एम सेइंग न्यूज़ ड्रिवन होंगे, इसका सीधा-सा मतलब है कि जो अपकमिंग बजट की जो तैयारियाँ आएँगी, अपकमिंग बजट को लेकर के जो अनाउंसमेंट्स आएँगे, उसके ऊपर स्टॉक्स रिएक्ट करना शुरू करेंगे। एंड अभी से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी, वेरी फोकस्ड अबाउट द माइनिंग। माइनिंग का ही एक लीडिंग स्टॉक, माइनिंग सेक्टर से एक बड़ा ही पीएसयू का रिनोन स्टॉक है। तो इसमें अच्छी पोटेंशियल बन सकती है इन माय ओपिनियन, अगर माइनिंग को लेकर के कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के थ्रू आ जाती हैं तो। सो रही बात एक्सपेक्टेड टारगेट, एवरेजिंग करने के लिए मैंने इसलिए बोला है आपको थोड़ा सा, क्योंकि जो इसमें एक मिनिमम टारगेट है वो है 610 रुपए तक का ही, और आपकी बाइंग ही लगभग वहां की है। सो प्लीज कोशिश करें, अगर आपके फंड्स आपको थोड़ा बहुत अलाउ कर दें तो करंट प्राइस के आसपास एवरेज करिए, ताकि 610 से लेकर के ये जो 700 का ट्रेड जो ट्रेड होने वाली है उसमें आपको मुनाफा बन जाए। रही बात स्टॉप लॉस, इस बार स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि इस बार जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस बार अगर कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता है किसी भी पीएसयू स्टॉक की इंडस्ट्री को लेकर के, तो जो गिरावट है वो काफी सख्त हो सकती है, वो काफी स्टीप हो सकती है। सो प्लीज एवरीवन, अगर आप पीएसयूज में हैं तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जी। सुशील जी पूछ रहे हैं कि इनके पास वरुण वरुण बेवरेजेस है 480 पर। होल्ड करें, सेल करें और खरीद लें? उसका टारगेट ये जानना चाह रहे हैं। जी, एक मिनट। जी, वरुण बेवरेजेस 477 पर है नरेंद्र जी अभी, और थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। कितने की इनकी बाइंग है? 480 और 477 पर 480। है। इन माय ओपिनियन यस, प्लीज होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। और वैसे भी ये जो स्टॉक्स है, ये ऐसे स्टॉक कंसिडर होते हैं कि एक बार इनको अगर कंजप्शन, फोर्सफुल कंजप्शन अगर बंद नहीं किया जाए, तो ये एडिक्टिव प्रोडक्ट्स में है। सो दैट डिमांड विल ऑलवेज देयर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। रही बात टारगेट, तो यहाँ से 520 ऑनवर्ड्स अप टू 600 का एक शॉर्ट टर्म में, मतलब डाउन द लाइन 1 से 2 क्वार्टर के अंदर में शॉर्ट टर्म का रन अप बाकी है जो इसमें होना है। रही बात, तो इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर करें, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करें? मेरी ओपिनियन में 430 इज द मोर देन इनफ स्टॉप लॉस, जो कि सॉरी 430 के जो स्टॉप लॉस है ये मोर देन इनफ है आपकी बाइंग के हिसाब से। इनफैक्ट अगर किसी को फ्रेश बाइंग कंसीडर करनी है तो भी किया जा सकता है, जो टारगेट डिस्कस किया उसके लिए। जी। जी।
मैम आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद शो को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वेदांता हाँ जी। पर एक सवाल है कि इनके पास 344 शेयर है वेदांता के, इन्होंने एवरेज रेट 280 पर इसको काफ़ी अच्छे भाव पर खरीदा हुआ है और 100% हुँ। इन्होंने प्रॉफिट बुक आज किया है। इन्होंने 100 शेयर इसमें बेच दिए हैं और डीमर्जर की न्यूज़ अभी अभी इन्हें क्या करना चाहिए? मैम वेदांता ने आज अपना 52 वीक हाई भी शायद छुआ है, तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? मेरी राय अभी भी वही है जो पहले थी। वीडीएल को मैंने भी रेकमेंड किया है 425 के भाव में, और ये पिछले एक डेढ़ महीने पुरानी ही बातें हैं। और इससे पहले भी इसको पिछले साल भी ऐसे ही कुछ भाव पर निचले स्तर पर उसको रेकमेंड किया था। बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि अभी 560 का जो टारगेट था वो भी हो गया। नाउ व्हाट, अब क्या करें? अभी भी होल्ड करिए, क्योंकि जो मेटल्स अभी अभी देखिए, जीएमडीसी का नाम लिया था हमने माइनिंग को लेकर के, तो मेटल्स की जो चमक है, चाहे वो आप सिल्वर लीजिए, चाहे आप जिंक लीजिए, कॉपर लीजिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो उसका एडवांटेज इन कंपनीज को मिलेगा। सो मेरे हिसाब से वीडीएल इज समथिंग जिसमें बने रहने की सलाह मेरी अभी भी है। अभी जो फर्दर टारगेट्स मैंने इसमें रिवाइज किए हैं, मेरे हिसाब से 600 से लेकर के 720 तक के भाव हमको अगले कुछ क्वार्टर्स में ही दिख जाएंगे। बहुत अगर मैं ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखूं तो 1 से 2 महीने के अंदर भी दिख सकता है। तो जो इसमें है, आई वुड से बने रहिए। अगर कोई फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो एक्सपोजर लिमिट करिए। अगर आप तुरंत जंप इन करना चाह रहे हैं तो भी आप अपने स्टॉप लॉस को 500 से नीचे मत रखिए, ताकि इस रनअप में आप कहीं फंस ना जाएं। तो मौका तो है, एनकैश करना कैसे है वो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखना है। जो है उनको मैं बने रहने की सलाह दे रही हूँ। जी। मैम शो को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका कोई डिस्क्लोज़र रहेगा? डिस्क्लेमर? यस, बहुत सारे स्टॉक्स आज भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एंड बहुत सारे स्टॉक्स, तो इसमें से मतलब 7-8 स्टॉक्स ऐसे आ गए जो हाल फिलहाल ही अपने अपने मेंबर्स को रिकमेंड किए हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए किए हों या फिर इन्वेस्टिंग के लिए किए हों। कई में टारगेट हुए और कुछ में अभी भी रिवाइज टारगेट्स हम लोगों ने दिए हैं। सो बीइंग स्टॉक मार्केट टुडे एक रिसर्च कंपनी है, मेंबर्स को हम अपने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्टॉक की जो शफलिंग होती है, समटाइम्स हो सकता है स्टॉक मैंने आज यहाँ पर आपको डिस्कस किया वो हमारे मेंबर्स के पोर्टफोलियो में भी हो या फिर मॉडल पोर्टफोलियो में हो। दैट्स ऑल। बाकी मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो आज हमने कोई नाम लिया है और उसको मैं करंटली होल्ड कर रही हूँ। दैट्स ऑल। एंड नरेंद्र जी, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपके जरिए से फिर से सबको याद दिलाना चाहती हूँ, आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क को समझते हुए ही कीजिए। थैंक्स अ लॉट। जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मनी 9 को समय देने के लिए।